आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो 12 अप्रैल को होने वाले हैं, 12 अप्रैल को जो गणित का पेपर उसमें किस प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो जो IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन सवालों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 12 अप्रैल के पेपर के लिए ये पेपर है आपके सामने। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके हम सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है आपके इसमें, अब्बाजी गुणनखंड विधि द्वारा 375 और 675 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अब्बाजी गुणनखंड विधि से इन दोनों के गुणनखंड करने 375 और 675 के, फिर दोनों में जो संख्या कॉमन आती है उसको एक एक बार लिख के गुणा करना है। अगला सवाल है दूसरा, एक समांतर श्रेणी दे रखी, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। -17, -12, -5, -7, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद कितना है, पहला पद है -17, n का मान कितना है 11, तो 11 में से 1 घटा लेंगे और d का मान है इसमें -12 और ये प्लस के 17 हो जाएंगे, तो प्लस के 5 इसमें d का मान आएगा। हल करेंगे इसको तो -17 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5 कितने हो गए, ये 50 हो जाएंगे। 50 माइनस 17, 50 में से 17 माइनस करेंगे तो 50 में से 17 को माइनस कर लो, 33 इसके आंसर आएंगे। तो 11वें पद का मान कितना आएगा, इसमें 33 आ जाएगा। तीसरा सवाल है, यदि cos a बराबर 12/13 हो तो cot a का मान ज्ञात करना है। तो देखो लाल कक्का से हम cos को हम क्या लिख सकते हैं, ये LAL KKA लाल कक्का। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार का मान इसमें दे रखा है 13 और कर्ण का मान जो इसमें दे रखा है वो है, सॉरी आधार का मान है इसमें 12 और कर्ण का मान इसमें 13। तो कोट क्या होता है, वो 10 का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब होता है। तो पहले हम इसमें लंब ज्ञात करेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए ये हमारा आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब ज्ञात करने के लिए इस आधार स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो कर्ण का मान 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे -12 का स्क्वायर कर लेंगे तो बराबर हमारा L का मान आ जाएगा, L स्क्वायर का। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और 25 किसके वर्ग है, 5 के। तो L का मान कितना आ जाएगा, देखो 25 बराबर L स्क्वायर है, तो L बराबर हो जाएगा √25, यानी कि L का मान कितना आ जाएगा 5। तो लंब कितना आ गया हमारे पास में 5, तो L का मान हमारे पास में 5 है। तो कोट A क्या होगा, कोट A बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12, लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12, तो 5/12 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, tan a को sec के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये इसका सूत्र मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, tan a को sec के पदों में व्यक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5वां काम का नहीं है। छठा प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं QP और QR खींची गई हैं। तो कोण POR का मान ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त के बाहर स्थित, मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कई विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया था और 2 और वो बिल्कुल सही है। जैसे ये बिंदु वृत्त के बाहर है, ये Q बिंदु, तो इस Q बिंदु से इस वृत्त के ऊपर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि इस सवाल में जो आकृति दे रखी है वो बिल्कुल सही है। ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब देखो इसमें ये वाला कोण हमें दे रखा है 70 डिग्री, तो यहाँ का कोण ज्ञात करना है, केंद्र वाला। तो देखो P पर कोण 90 का बनेगा और R पर कोण 90 का बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 का कोण यहाँ बना लेगी P पे, और R पर भी 90 का कोण। तो ये तो हो गए 90 और 90 180। इसका मतलब इन दोनों की जोड़ भी 180 डिग्री के बराबर आएगी। तो 180 में से अगर हम 70 को घटा लेंगे तो ये वाला POR का मान आ जाएगा। तो कोण POR बराबर 180 माइनस 70, यानी कि कितने डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री। तो यहाँ का मान जो आएगा वो 110 डिग्री आएगा। और चारों को जोड़ के करना चाहो तो वो आ जाएगा 90 प्लस कोण POR प्लस 90 प्लस 70 बराबर में आ जाएगा 360। तो ये 90, 70 और 90 तीनों को जोड़ के 360 में से घटाना, तो इसका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री।
अगला सवाल करते हैं हम इसमें, सवाल नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेमी दूर स्थित बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो ये पेपर कितना आसान था। अब इसी सवाल के ऊपर इसका उत्तर छुपा हुआ है। ये चीज़ जो आकृति है, ये मान लो 5 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है और उसके केंद्र से बाहर एक बिंदु है, 9 सेमी बिंदु दूर है, ये क्यू बिंदु है। अब इससे इसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा इसमें 2। 8वां प्रश्न आपके काम का नहीं है, 9वां भी आपके काम का नहीं है। प्रश्न आपके 10वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम का है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट नहीं आने की प्रायिकता का क्या मतलब हुआ, इसमें चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी सिक्के को उछालेंगे तो उसके कुल परिणाम कितने आएंगे, 2। तो पट नहीं आने के परिणाम कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अच्छा, एक सवाल मैंने एक पूछा था कि एक सिक्के को उछालने पर, सवाल को सुनना आप, एक सिक्के को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसमें मैंने एक ऑप्शन दे रखा था 1/2 और कई विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 1/2 दिया, जबकि आपने इसको सवाल को सही ढंग से पढ़ा भी नहीं। मैंने पूछा था कि एक सिक्के को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। अब सिक्का उछालते तो उसमें सम अंक कहाँ पे आता है, तो कई विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 1/2 लिखा, जो कि गलत है। इसका उत्तर जो था वो 0 था। द वाला ऑप्शन इसमें सही था। जिन्होंने 1/2 उत्तर दिया उनके गलत है, क्योंकि मैंने सिक्के को पूछा और सम अंक आने की प्रायिकता। अगर मैं ऐसा पूछता कि पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तब तो 1/2 सही था। लेकिन सिक्के को उछाला और सम अंक आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 0 हो जाएंगे, तो 0/2 यानी कि 0 इसके उत्तर होंगे। अगला प्रश्न 11वां आपके काम का है। ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इसका मध्य बिंदु ये है, तो ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये दोनों बिंदु हमें दे रखे हैं, तो इसमें x1 ये y का मान ज्ञात कर लेंगे, ये y2 का मान ज्ञात करना। फिर ये बिंदु आने के बाद में a और b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। 13वां सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें एक गांव की डाणी 25 परिवारों को प्रतिदिन व्यय निम्न बारंबारता बंटन द्वारा दिया गया है। प्रतिदिन व्यय परिवारों की ये रुपयों में दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है। प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड है एफएक्स वाली, उस एफएक्स विधि से इसका हल करना है। तो 25 से 35 के बीच में जो संख्या आएगी वो 30 हो जाएगी। इसमें एक्स का मान 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70। फिर 30 को गुणा करेंगे 3 से, 40 को 70 से, 50 को 6 से, 60 को 6 से और 70 को 3 से। फिर गुणा करने के बाद एफ एक्स की जोड़ कर लेंगे और एफ की भी जोड़ कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो ये होता है, सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बट्टे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का जो भी मान आएगा उसमें सिग्मा एफ का भाग दे देंगे। फिर आपके सवाल नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको पहले परिमेय संख्या लेनी है, फिर इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको लास्ट में बताना है कि ये एक विरोधाभासी, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते, अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक सवाल मैंने ये भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। उसमें ऑप्शन था, एक तो √2 था, एक एक 2 + √3 था, एक इसमें पाई था और एक इसमें √4 था। तो इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखो ये √2 तो अपरिमेय संख्या है, ये 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या है, ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता नहीं होगा लेकिन पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ जो अपरिमेय संख्या नहीं है वो √4 नहीं है, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को हम +-2 लिख सकते हैं और फिर इसको तो हम 2/1 के रूप में लिख लेंगे, ये p/q के रूप में हो गया। तो p/q वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने उसमें जो पाई को बताया कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि पाई तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, आपको ये कमेंट करना है कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगला सवाल 17वां है आपके, द्विघात बहुपद है x² + x - 2, इसके शून्य ज्ञात करने और शून्यकों के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच का जो संबंध है उसकी जांच करनी। तो पहले गुणनखंड विधि से इसमें x अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने, x के 2 मान आएंगे, फिर उनमें अल्फा + बीटा बराबर -b/a करना है एक बार तो, और अल्फा × बीटा बराबर c/a
ए करना। दोनों के उत्तर सेम आएंगे, इन दोनों के उत्तर सेम आएंगे, तब हम लिखेंगे इसमें कि हाँ शून्यकों की और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता सत्य हुई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 18वां सवाल आपके इसमें कि उस एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 26 है और 9वां पद 42 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। ए और डी का मान ज्ञात करने के बाद में इसमें एसएन वाला सूत्र लगा के इसको 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये 5वां पद है तो A5 बराबर कितना दे रखा है 26 है, और इसका 9वां पद A9 बराबर कितना दे रखा है 42। तो A5 को हम लिख सकते हैं A+4D बराबर 26, ये एक समीकरण बनेगी। दूसरी समीकरण बनेगी A+8D बराबर 42। फिर विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे और ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे एसएन वाला सूत्र लगाकर। वापस 20वां सवाल देखो, एक बिंदु O के केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु C से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं C और CB खींची गई है। तो बस इतना ही याद करना है अपने को, आगे ये काम करनी है अपने, ये संपूरक है तो वो अपने को काम में नहीं लेना है। वैसे संपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ कोण X और कोण Y, अगर इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है तो वो संपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण संपूरक होता है, इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। अगर आपको कोण C दे रखा है तो ये कोण O हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोण 70 दे रखा था ऊपर एक सवाल में, तो कोण O का मान कितना आया 110 डिग्री। अगर कोण 60 दे रखा होगा तो इसका कोण कितना आएगा 120 डिग्री। अब मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगर यहाँ पे C का कोण है वो 65 डिग्री दे रखा हो, कितना डिग्री दे रखा हो 65 डिग्री, 65 डिग्री C का मान हो तो इस कोण AOB का मान आपको कमेंट करना है कि AOB का मान कितना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 21वां। ये आप जो लिख लेना, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपके 12 तारीख वाले पेपर में ये छपेगा। 4, 5 और 7 भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करनी है। फिर आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी। तो पहले तो जो गुणांक स्केल है वो देखनी है हमें इसमें। गुणांक स्केल क्या है इसमें, ये 3/4 है। गुणांक स्केल इसकी क्या है 3/4 है, यानी कि त्रिभुज जो बनेगा वो पहले वाले के अंदर बनेगा। ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। तो जब ऊपर संख्या छोटी होती है तो हम जो त्रिभुज बनाते हैं वो त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के अंदर बनता है, यानी कि पहले वाले से छोटा बनता है। लेकिन इसका उल्टा होता, अगर यही 4/3 होता तो वो त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के बाहर बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो नया त्रिभुज बनाएंगे वो पहले वाले से बड़ा बनेगा। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपको अनुपात देकर कि 3/4 गुणांक स्केल है तो वह त्रिभुज कैसा बनेगा, पहले वाले से छोटा, पहले वाले से बड़ा या उसके बराबर। तो इस कंडीशन में उससे छोटा बनेगा। इसका उल्टा होता तो इस पहले वाले से बड़ा बनेगा। ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या तो त्रिभुज अंदर बनता है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या तो त्रिभुज बाहर बनता है। अब इसको त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज 4 सेमी का एक सबसे बड़ी भुजा सबसे पहले लेते हैं, इसमें 7 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे, एक 4 सेमी का चाप काट लेंगे, एक 5 सेमी का चाप काट लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे चाप काटने के बाद में इसको हम नाम दे देंगे ABC, A, B और C। अब इसमें हमें क्या करना है कि 3/4 गुणा इसकी संगत भुजाओं का एक नया त्रिभुज बनाना है। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि इसका जो त्रिभुज बनेगा वो उसके अंदर बनेगा। तो अंदर त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे, 90 डिग्री से कम का कोण बनाएंगे। लगभग 60 डिग्री का आप कोण बना सकते हैं या उससे कम भी बना सकते हैं, 50-60 का कोण बना लेना यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कौन सी इनमें से, तो इनमें से बड़ी संख्या जो है वो 4 है। तो यहाँ पे प्रकार से 4 चाप काटने, 1 2 3 4, फिर लास्ट वाले को इस 4 चौथे चाप से मिलान करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है, जो तीसरी चाप है ये A1 A2 A3 ये तीसरा चाप है, उस तीसरे चाप से इस पहले वाले चाप के समांतर लाइन खींचने हैं। तो यहाँ समांतर लाइन खींचने के लिए प्रकार को खोलेंगे, यहाँ चाप काटेंगे, फिर तीसरे चाप पे रख के भी चाप काटेंगे और फिर इस पहले वाले चाप को माप लेंगे। दूसरा चाप जो काटा हमने उसको मापने के बाद में ये वाली लाइन आएगी और यहाँ पे हम इसको मिलान कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नाम दे रखा है A, B, C, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे C'। अब वैसे ही C' से भी हम दोनों चाप काटेंगे, ये प्रकार से इसको यहाँ रख के ये चाप काटेंगे, इस चाप को मापेंगे और थोड़ा सा ये इसको सही कर लेते हैं,
ये चाप कटेंगे यहाँ पे और ये चाप माप लेंगे, यहाँ जो चाप कटेगा उसको यहाँ से मिलान कर लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ए डैश। तो ये जो नया त्रिभुज बना ये पहले वाले त्रिभुज का जो 3/4 गुना है, और त्रिभुज देखो इसके अंदर बन रहा है क्योंकि ये ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है। अगर ये संख्या उल्टी होती 4/3 तो यही त्रिभुज हम बाहर बनाते हैं। बाहर बनाने के लिए इनमें से जो संख्या दे रखी होती है छोटी संख्या, बाहर बनाने के लिए छोटी संख्या से इसको मिलान करते हैं, फिर हम इसमें हल करते हैं आगे। आगे का सवाल है आपका 24वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माध्यक ज्ञात करना है। तो 25 अंकों की ये कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दे रखे, इनका माध्यक अंक ज्ञात करना है। तो ये मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। 25वां सवाल है आपके, एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 25 सिक्के और 5 रुपये के 15 सिक्के, 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर यह प्रायिकता का सवाल है आपके, और वैसा वैसे आपकी किताब में भी दे रखा है पिग्गी बैंक वाला, आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 1 रुपये के कितने सिक्के 100 सिक्के, प्लस 2 रुपये कितने सिक्के 25 है, 5 रुपये के 15 हैं और 10 रुपये कितने हैं 10 हैं। इन सभी की जोड़ कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 25 और 15 40 हो जाएंगे, 40 और 10 50, कुल सिक्कों की संख्या हो गई 150। तो कुल परिणाम कितने हो गए 150। अब देखो 2 रुपये का सिक्का होगा तो 2 रुपये के कितने सिक्के 25 सिक्के, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 25, कुल परिणाम कितना है 150। तो ये कट जाएगा 25 के पार से एक बार और ये कटेगा 6 बार। तो 2 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/6। 5 रुपये का सिक्का नहीं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले 5 रुपये के सिक्का होने की ज्ञात करके उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं, या इसको सीधा ही अनुकूल परिणाम 5 रुपये का सिक्का नहीं वो ज्ञात करके भी कर सकते हैं। तो देखो टोटल 150 है, इनमें से कितने ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के हैं, तो 5 रुपये के 15 सिक्के, इनमें से 15 माइनस कर दो, जो बचेंगे वो 5 रुपये के सिक्के नहीं होंगे। तो कितने बचेंगे 135। ये अनुकूल परिणाम है 5 रुपये का सिक्का नहीं होने का, कुल परिणाम 150 है। तो 135 बटा 150, 5 के पार से इसको काट लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। द खंड है इसमें 26वां सवाल है, 2 अभ्यास पुस्तिकाओं तथा 3 पेंसिलों का लागत मूल्य कुल मूल्य 17 रुपये है, जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपये है। समस्या का बीजगणित रूप में व्यक्त करके इसका ग्राफ खींचना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपकी किताब में भी दे रखा है 3.1 का जो सवाल नंबर पहले में दूसरा और तीसरा, वो अंगूर और सेब वाला और बल्ले और गेंद वाला। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार रखें। देखो इसमें हम अभ्यास पुस्तिका को x मान लेंगे, पेंसिलों को y मान लेंगे। तो 2 अभ्यास पुस्तिकाएँ तो ये 2x हो जाएगी, प्लस 3 पेंसिलें हैं तो 3y हो जाएगी। इन दोनों का मूल्य टोटल कितना है इसमें 17 रुपये है, तो ये एक समीकरण हो गई। फिर ये 3 अभ्यास पुस्तिका तो 3x हो जाएगा, फिर 4 पेंसिल है तो 4y हो जाएगा। इन दोनों की जोड़ किसके बराबर है 24 के बराबर, तो बराबर में 24, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, इनकी सारणियाँ बनाएंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे, जो ग्राफ एक दूसरे को काटेगा वहाँ पर जो बिंदु आएगा वो बिंदु हम निकालेंगे। जैसे यहाँ 3,4 आता है तो इस समस्या का जो हल होगा वो x बराबर 3 y बराबर 4 होगा। ये x बराबर 3 क्या है, वो अब एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, y बराबर 4 क्या है, वो पेंसिलों का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य है। अगला सवाल है आपके 28वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 3 cos a बराबर साइन a माइनस 34, तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करना है आपको, इस साइन को नहीं बदलना है, इस कोस को बदल देना है। कोस को साइन में बदलेंगे तो कोस थीटा बराबर किसका क्या सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे कोस की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है 3a, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3a। इसके बराबर में क्या आ जाएगा साइन a माइनस 34, साइन a माइनस 34। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 3 है बराबर a माइनस 34। इसको वापस लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 34। ये a इधर आ जाएगा, 3a प्लस के हो जाएंगे, 34 इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 34, ठीक है। तो ये 124, 90 प्लस 34 करेंगे तो 124 हो जाएगा, और इधर 3a इधर लाएंगे तो ये 4a हो जाएगा। a का मान ज्ञात करने के लिए 4 का इसमें भाग देंगे तो ये 31 बार जाएगा। 4 का भाग 12 में 3 बार और 4 में 1 बार,
तो इसका आंसर आएगा वो 31 आएगा। फिर इसका अगला सवाल आपको LHS और RHS लेके हल करना है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको आप LHS और RHS लेके हल करेंगे। मैं इसको जो साइन कोस वाला ये सवाल है इसको एक पूरा वीडियो बना के समझा दूंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 29वां। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। तो ये आपके 7.3 का सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो सूत्र लगाना है आपको 1/2 मोड ये x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनके मान लिख के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं इस सवाल को आपको समझा दूंगा ये, ठीक है। चैनल आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो ये जो आपने पेपर देखा वो आपके कौन सा पेपर था? ये जो पेपर था वो आपके 2016 का पेपर था। इसी प्रकार का पेपर प्रश्न आपके जो इस पेपर में आने वाले हैं, अगर आप इन सवालों को भी करते हैं तो बाकी की जो स्टूडेंट होंगे आपके कक्षा के, उनसे आप काफ़ी आगे होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और बाकी के साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके जो प्रश्न पूछे उनको उत्तर कमेंट करके ज़रूर देना है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।